नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है और सही मायने में ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है। दरअसल वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है वो भारत के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। हालांकि तब आप चौंकेंगे और कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। चर्चा तो ये हो रही है कि साहब भारत को अरबों डॉलर का फायदा होने जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं। अब फिर आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, कैसे नहीं हो रहा है? तो वो थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसे ध्यान से सुनिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये पीएम के लिए भी चुनौती है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी। कैसे? तो पहले जो इसका पॉलिटिकल पहलू है उस पर आते हैं। वेनेजुएला में क्या हुआ है, या ईरान में क्या हो रहा है, या बांग्लादेश में क्या किया गया, नेपाल में क्या हुआ, ये सब जो है एग्जाम्पल है कि किस तरह से वहां पर रिजीम चेंज कराया गया। और वेनेजुएला में आप देखिए, जिस महिला को नोबेल पीस प्राइज मिला वही इस समय लीड करने की पोजीशन में आकर खड़ी हो गई। उसी तरह से जैसे बांग्लादेश में हुआ और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो रिजीम चेंज में भरोसा ही नहीं रखते हैं। तो वेनेजुएला में क्या हुआ और उसके बाद नेपाल में क्या कराया गया। भारत में इस तरह की कोशिश हुई और ये जो कोशिश है ये सबको दिखी, और ऐसा नहीं कि कोशिश बंद हो गई है। पहले कोशिश क्या हुई, जिसमें सबसे पहली चीज तो 50% टैरिफ लादना ही हुआ। H1B वीजा को लेकर क्या किया गया, रूस के तेल को लेकर क्या किया गया, किस तरह से यूरोप ने धमकाया भारत को जब एस जयशंकर जुलाई में यूरोपियन यूनियन की समिट में शामिल होने गए थे। किस तरह से अमेरिका ने, और अमेरिका भी कहिए डोनाल्ड ट्रंप के खास ने धमकाया कि अगर भारत नहीं मानेगा तो उसके ऊपर 500% का टैरिफ लाद दिया जाएगा। ये तमाम सारी चीजें हुई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हुई। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है इनके रिजीम चेंज का वो सेम है। क्या कि पहले आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लाद दिया जाए। भारत के साथ क्या किया जा रहा है, हम तेल नहीं खरीद सकते हैं रूस से, और हम खरीद रहे हैं तो हम इनके दुश्मन बने हुए हैं, ये हमारे ऊपर जो है प्रतिबंध लगा देंगे। और ये प्रतिबंध जो होता है, इसी प्रतिबंध से जनता के भीतर आक्रोश पैदा होता है। भाई जब आपके ऊपर सैंक्शन लगता है किसी भी देश के ऊपर, तो उसके यहां रोजगार की, महंगाई की, ये तमाम सारी मार उसकी जनता को झेलनी पड़ती है और फिर जनता सड़कों पर आ जाती है। अब ये अलग बात है कि भारत में ये तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पहल बंद कर दी है, वो इसमें लगे हुए हैं। और जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो जिस तरह से देशाटन कर रहे हैं और उनके साथ जिस तरह से जार सोरस खड़े हैं, वो इस बात का साफ संकेत है कि अभी झंझावात रुका नहीं है। और एक चीज और जानिए कि दक्षिण अमेरिका में जार सोरस का प्लान चल रहा है। उसी प्लान के तहत वेनेजुएला में तख्तापलट हुआ है। यानी भले ही डोनाल्ड ट्रंप सोरस से पल्ला झाड़ते रहे हों, लेकिन CIA और डीप स्टेट सोरोस के साथ खड़ा है, और वो जिस तरह की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो नीतियां वही हैं जो डीप स्टेट चाहता है, जो वहां की ऑयल लॉबी चाहती है। तो इसलिए ये जो जर्मनी में जुटान हुआ, वियतनाम में राहुल गांधी देखे जाते हैं, ये दरअसल एक तरह से कहें कि प्लॉट तैयार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इसलिए जो वेनेजुएला में हुआ है और बाकी देशों में जो हो रहा है वो भारत के लिए और पीएम के लिए बड़ी चुनौती है। यानी
यहां पर तख्ता पलट की जो स्क्रिप्ट है वो ऐसा नहीं है कि कलम तोड़ दी गई है ना, वो असफल कोशिश किए हैं और फिर करेंगे। ये जो फिर मनरेगा के नाम पर जी राम जी वाले मसले पर गढ़ी जा रही है कहानी, ये कहानी अनायास नहीं गढ़ी जा रही है। ये दरअसल उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे जार सोरस लागू करना चाहते हैं, और उसमें अमेरिका के जो पूंजीपति हैं उनका हित है। क्यों? क्योंकि मसला तेल का है, और यही कहानी जो है वो बताती है कि कैसे भारत को आर्थिक नुकसान होने वाला है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, वेनेजुएला में अब बढ़िया वहां तेल एक्सप्लोर करेंगे और लेकर आएंगे। बात आपकी ठीक है, लेकिन वेनेजुएला ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था। यहां सवाल ब्रिक्स का है और भारत के पास इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता होगी। अब बताइए आप, और ब्रिक्स को डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी चुनौती मानते रहे, और यही ब्रिक्स समिट है जिसके बाद उन्होंने सबके ऊपर टैरिफ ठोका। यानी ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स देशों को ये सीधे सीधे संदेश है कि सुधर जाओ। इसका मतलब ये हुआ, ये फायदे वाला मसला नहीं है। दूसरी बात, भारत अभी तक जो तेल खरीद रहा है वो किस में खरीद रहा है? डॉलर में नहीं खरीद रहा है, वो रूपी रूबल में चल रहा है। और अब आपके ऊपर डॉलर का प्रेशर बढ़ेगा जब वेनेजुएला से आप तेल लेकर आएंगे, क्योंकि आपको खरीदना पड़ेगा। क्योंकि भारत क्या कह रहा है कि हम डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन जो है, उस डाइवर्सिफिकेशन में हम कई जगह से ले रहे हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा हम रूस से ले रहे हैं। क्यों? एक तो हमें सस्ते दाम पर मिल रहा है, दूसरा सबसे बड़ी चीज जो है कि हमें डॉलर की जरूरत नहीं है, और डॉलर के सहारे ही अमेरिका किसी को भी झुका देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही काम किया कि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करनी है, और उसी के तहत ब्रिक्स में जो व्यापार चला वो व्यापार डी डॉलराइजेशन का मसला उसमें हुआ कि नहीं, हम लोग डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, हम लोग अपना पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। अब उस मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। आपको डॉलर में खरीदना पड़ेगा, यानी डॉलर की मांग बढ़ेगी और उस लिहाज से रुपया और कमजोर होगा। अब आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा साहब। यह चुनौती है भारत के लिए। भारत समेत ग्लोबल साउथ को यह अमेरिका ने बता दिया है, और उनको भी जो ये मान रहे थे कि नहीं वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि कुछ नहीं बदल रहा है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा, और अगर डॉलर को कोई छुएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह बात अगर आप मतांतर देख रहे हैं तो पहले भी हमने ये मतलब हम लोग चर्चा करते रहे कि बड़ा दबाव जो डोनाल्ड ट्रंप पर है वो ऑयल कंपनियां, यानी जो जिन लोगों ने उनको फंड किया, जिसमें ऑयल कंपनियां भी हैं, एग्रीकल्चर भी है और डिफेंस लॉबी भी है, ये तीन ने उनके चुनाव को फंड किया। और चौथा वहां का फेडरल बैंक जो लोग चला रहे हैं, वो डॉलर कमजोर हो रहा है। पिछले 2000 आप ये कहें कि 2022 से रूस और यूक्रेन का वार शुरू हुआ, उसके बाद से डॉलर जो है लगातार कमजोर होता रहा। क्यों? क्योंकि रूस से तेल खरीदारी बढ़ती रही, और उसकी वजह क्या रही कि जब आप तेल वहां खरीदते रहे तो तेल सीधा डॉलर में नहीं खरीद रहे हैं। ढेर सारे व्यापार हो रहे हैं ब्रिक्स कंट्री के बीच में जो डॉलर में नहीं हो रहे हैं, और तकरीबन 35 से 40% जो है आप ये कहें कि कुल जो वर्ल्ड का जीडीपी है उसमें ब्रिक्स की हिस्सेदारी है, और 35 से 40% हिस्सेदारी है, और जो आबादी है ब्रिक्स की वो आप एक तरह से कहें कि तकरीबन 65% बैठती है। इसका मतलब है बहुत बड़ा बाजार है, और इतना बड़ा बाजार जब अपना व्यापार डॉलर में नहीं करेगा तब आप समझिए नहीं कर रहा था और नहीं कर रहा है। ऐसे में डॉलर के ऊपर दबाव बढ़ेगा, मतलब बढ़ रहा है, डिक्लाइन हुआ उसका सबसे बड़ा यही बात है। 26वां फिर से बढ़ने लगा, आप खबर देखिए।
डॉलर मजबूत हो रहा है। आप भारत के तुलना में भारत यानी रुपए के उसमें देखिए बहुत मजबूत हो रहा है, और आप और मजबूत होगा क्योंकि हम वहां पर निवेश, वेनेजुएला में हमने निवेश कर रखा है। हमारी हमारी जो ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है वो वहां पर खनन कर रही है, फिर रिलायंस का वहां इन्वेस्टमेंट हो रखा है। अब जब वो तेल हम लेंगे तो डॉलर में ही लेंगे ना भैया, क्योंकि सारी जो वहां की ऑयल फील्ड है उस पर कब्जा कर लिया है अमेरिका ने, सब हमारा है, क्योंकि हम तो मादुरो को उठा ले गए हैं। तो ये ब्रिक्स को बताया जा रहा है कि उड़िए मत, यानी ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, सीधे सीधे भारत को संदेश है। इसलिए यह कहना कि भारत फायदे में जा रहा है, यह एक तरह से कहा जाए कि उस डिप्लोमेसी और उस फॉरेन पॉलिसी को तिलांजलि देना है जिसमें पीएम इस बात की अगुवाई कर रहे थे कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस वर्ल्ड ऑर्डर का डेमोक्रेटाइजेशन होना है। इसी ब्रिक्स, अभी जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ पिछले साल यानी 2025 में ब्राजील में, तब पीएम ने यही बात कही थी। पीएम ने यूएन हो, आईएमएफ हो, डब्ल्यूटीओ हो, सबके उन्होंने कहा कि इन सब का जो है लोकतांत्रिकरण होना चाहिए और हिस्सेदारी जो है वो हिसाब से होनी चाहिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वही होगा जो हम चाहेंगे। तो इसलिए यह भारत के लिए बड़ी चुनौती है, यह पीएम के लिए बड़ा झटका है, और अब ब्रिक्स को तय करना होगा कि वो क्या करेगा, क्योंकि ये उन देशों को सीधे धमकी है जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। या समझ लीजिए वेनेजुएला आना चाहता था ब्रिक्स में, अब दक्षिण अमेरिका के जो देश है, ब्राजील क्या करेगा भाई? जब यही करना है तो आप किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर दीजिएगा। और भारत के ऊपर इनकी नजर है, बांग्लादेश में इसीलिए अस्थिरता कायम कर दी गई है। बांग्लादेश में खेल ही इसीलिए किया गया था। देखिए चीन को नुकसान हो रहा नहीं हो रहा है वो भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि ब्रिक्स में क्या हो रहा है, और अगर यूएस को कोई चुनौती दे सकता है तो वो ब्रिक्स है। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर वहां पर सैन्य कार्रवाई करके सीधे सीधे यह कह दिया गया कि ब्रिक्स के बारे में सोचो भी मत, जो ग्लोबल साउथ सोच रहा था। नींद उड़ गई है साहब। तो यह सही मायने में पीएम के लिए चुनौती है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि डॉलर अब आपको चाहिए होगा। ये बड़ी चीज है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।